मरवाही विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सम्माननीय अमर अग्रवाल जी, मुख्य रूप में हमारे बीच में आएंगे। हमारे लिए गौरव की बात है। मैं माननीय अमर भैया को सादर आमंत्रित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पेंड्रा गोरेला के जिला अध्यक्ष सम्माननीय विष्णु अग्रवाल जी और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय कार्यकर्ता साथी, कार्यकर्ता बहनें और उपस्थित सभी सम्मानित जन, 25 सितंबर को इस देश के महान चिंतक, महान साहित्यकार और करोड़ों लोगों के, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आस्था के केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हम सब ने मनाई। हम सब गौरव महसूस करते हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ की यात्रा से और 19 के बाद भारतीय जनता पार्टी की यात्रा हमारी पार्टी की रही। जब हमारी पार्टी अखिल भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, उस 51 के दौर से 67 तक हमारी पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे। उसके बाद अल्प समय के लिए वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उस अल्प समय की लोकप्रियता के बाद संदेहास्पद स्थिति में इस देश ने और हमारी पार्टी ने एक महान विचारक और एक महान नेता को खोया। आज हमारी पार्टी का जो विचार दर्शन, हमारी पार्टी जिन विचारों को लेकर बढ़ती है, उसके मुख्य स्रोत, मुख्य जिनकी सारी इस पार्टी के बारे में कल्पना रही, देश के बारे में कल्पना रही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आज इस देश की में हमारी पार्टी की सरकार है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 10 करोड़ से भी ऊपर सदस्य हैं, हमारी पार्टी है। और ये पार्टी ने जहां जहां भी सरकारें चलाई, उस प्रदेश की प्रगति, आज देश की प्रगति, और उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि हमारी पार्टी की एक विचारधारा, हमारी पार्टी की एक सोच जो हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मिली। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी
और राज्य में हमारी सरकार थी, तो उस समय मैं देखता था कि केंद्र सरकार के जो विकास के पैमाने हैं, चाहे वो 20 सूत्री कार्यक्रम का हो, चाहे वो अंत्योदय का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सब में भाजपा शासित राज्यों में प्रतिस्पर्धा थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार थी वो विकास के पैमानों पर पीछे है। तो वास्तव में ये पैमाने हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी सब आगे रहती है, खुशहाली रहती है राज्यों में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी पार्टी की नेक विचार था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कि अगर हम राजनीतिक डायरी, जो उन्होंने एक किताब लिखी, क्योंकि वो एक लेखक भी थे, एक साहित्यकार भी थे, उन्होंने अनेकों लेखन का काम किया, शंकराचार्य जी पे किया, चंद्रगुप्त जी पे किया, राजनीतिक डायरी के रूप में किया। अगर हम उनकी राजनीतिक डायरी को पढ़ेंगे तो वास्तव में हमको लगेगा कि आज देश में जो वर्तमान चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, जिस दिशा में देश जा रहा है, दुनिया जा रही है, उन सारी परिस्थितियों का आकलन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 5-6 दशकों के पूर्व, 50 वर्ष पूर्व इस बात की कल्पना कर ली थी, और न केवल कल्पना की थी, उन्होंने उसके समाधान भी बताए। राजनीतिक डायरी में उन्होंने इस बात से चिंता प्रारंभ की कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। हम सब जानते हैं कि 47 से पूर्व हमारा देश आजाद नहीं था। हमारा देश ब्रिटिशियों के पास था, और लाखों जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो देश का हित चाहते थे, उन्होंने इस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाकर उन्होंने 1947 में हमारे देश में आजादी दिलवाने का कार्य किया। तो दीनदयाल जी की जो सोच, वास्तव में आजादी से पूर्व हमारे देशवासियों का एक ही लक्ष्य रहा कि हमारा देश आजाद हो जाए। लेकिन कभी भी उस समय का जो नेतृत्व था, जब इनको अवसर मिला, उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की कि आजादी आने के बाद ये देश किस दिशा में जाए। और उसी दूरदर्शिता के अभाव के कारण हम महसूस करते हैं कि हमारा देश की क्या नीतियां हो, हमारे देश की क्या सोच हो, उसकी तैयारी नहीं होने के कारण आज देश में वर्तमान समय में जो परेशानियां दिखाई दे रही है, ये उसका नतीजा है। हमारे देश ने कभी ये माना कि समाजवाद ही हमारे देश की सही रणनीति होनी चाहिए, जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। बाद में 91 में ये माना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही सही है। तो वास्तव में हमारे देश एक प्रयोगशाला के तौर पर आजादी के बाद कार्य करता रहा, और आज वही कारण है कि इतने वर्षों की आजादी के बाद जो हमारे देश की प्रगति होनी चाहिए, जो हमारे देश की स्थान होना चाहिए, वो हम नहीं बना पाते। और यही सब कल्पना
अगर हम पंडित दीनदयाल जी के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे तो न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया की सारी चुनौतियों की कल्पना उन्होंने बहुत अल्प आयु में, जब उन्होंने लेखन का काम प्रारंभ किया, उसकी कल्पना की, और न केवल कल्पना की बल्कि उसका समाधान भी उन्होंने दुनिया के सामने रखा। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल जी की सोच कि जब तक सबसे पीछे और सबसे नीचे के व्यक्तियों का चिंतन करके उनको सामने लाने का, उनके उठाने के बारे में हमारा चिंतन नहीं होगा, तब तक ये देश का विकास नहीं हो सकता। और इसी मूल मंत्र को हमारी पार्टी ने माना, और आज वही परिणाम है कि जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं, केंद्र की भी सरकारें हैं, अगर हम उनके सारी नीतियों को समझने की कोशिश करेंगे तो पंडित दीनदयाल जी का जो मूल मंत्र है उस दिशा में हमने सब काम प्रारंभ किया, और देश को आज ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। और उसका मुख्य कारण है कि पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा को हम सब ने आत्मसात किया। अगर हम दुनिया की कल्पना करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया असमंजस की स्थिति में। कभी इस दुनिया में समाजवाद आता है, कभी इस दुनिया में माओवाद आता है, कभी इस दुनिया में पूंजीवाद आता है, और उसके बाद 40 साल 50 साल के बाद इन सारे वादों के कारण देश की परिस्थिति विकट होती है, तो ये लगता है कि ये वाद को छोड़ देना चाहिए। अगर आज हम माओवाद को देखें, दुनिया में 150 साल तक इस वाद ने प्रभावित किया, और आज उसका हश्र क्या है। पूंजीवाद को देखें, आज दुनिया में उसका हश्र क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी स्पष्ट सोच जब तक नहीं होगी, जब तक ये संसार समुचित रूप से नहीं चल सकता। आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया इस बात से चिंतित है कि जिस प्रकार से धरती का तापमान बढ़ रहा है, आगे दुनिया बचेगी कि भी नहीं बचेगी। पूरी दुनिया आज पर्यावरण के लिए चिंतित है। क्यों? और इन सारी बातों की कल्पना मैं तो आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि दीनदयाल जी के द्वारा जितने भी लिखित उनकी विचारधारा है, हम सबको पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि पंडित दीनदयाल जी एक दूरदर्शिता नहीं, आगे 100 साल तक दुनिया में क्या होगा, नीतियों का असर, उसकी कल्पना की युग दृष्टा के रूप में हम उनको पाएंगे। तो आज दुनिया में जितने भी परेशानियां हैं, जिसके बारे में चिंतन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 60 साल पहले, 70 साल पहले इन सारी बातों का चिंतन हो गया होता, नीतियां बनी होती, तो दुनिया के सामने ये परेशानियां नहीं आती। अगर हम इस दुनिया के जितने भी वाद चल रहे हैं सबका अध्ययन करें, अलग अलग हिस्सों में सबकी अपनी कल्पनाएं हैं। पूंजीवाद वो उपभोक्तावाद का समर्थक है, उसकी प्रधानता केवल शरीर की है।
माओवाद का देखें तो उनकी कल्पना यह है कि केंद्रित शासन ही जीवन में खुशहाली ला सकता है। लेकिन कभी एक समग्र चिंतन दुनिया में कभी नहीं हुआ। एक समग्र चिंतन अगर किसी ने किया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। हम सब जानते हैं कि एकात्म मानव, इसकी परिकल्पना हम सबको, क्योंकि एकात्म मानव हम जानते हैं पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा से हम लोग सब आगे बढ़े। लेकिन एकात्म मानव को हम जितना समझेंगे तो हम पाएंगे कि दुनिया को इस दृष्टिकोण में विचार करना पड़ेगा। अगर ये सृष्टि बचाना हो, ये सबको खुशहाल रखना हो, और इसको मानना पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण से एकात्म मानव की कल्पना की। हम केवल शरीर की कल्पना करते हैं। केवल हमारा शरीर नहीं, हमारा तन भी है, हमारा मन भी है, हमारी बुद्धि भी है और हमारी आत्मा भी। अगर हम केवल हमारे शरीर की कल्पना करें, तन की कल्पना करें, सुविधाएं जुटाएं, हम लोगों के जीवन के अपने अनुभव हैं कि उससे भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता, हमारी बुद्धि संतुष्ट नहीं होती, उसके बाद हमको बेचैनी है। केवल हम मन के अनुसार काम करें, उसके बाद हम परेशान हैं। केवल हम बुद्धि के हिसाब से काम करें और शरीर की तरफ ध्यान न दें, बीमारी हो जाए, वो बुद्धि किसी काम की नहीं। तो इन सारी बातों का चिंतन हमको अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है, तो हमको इन सारी बातों का चिंतन करना पड़ेगा और इन सारे का समावेश करके हमको अपना जीवन चलाना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल जी की कल्पना कि किसी भी राष्ट्र को मातृत्व के भाव से जब एक जन समूह देखता है, तब वो एक राष्ट्र कहलाता है। और एक भाव से देखना और सबके मन में एक विचार आना, वो देश की संस्कृति है। और देश की जो संस्कृति है उसके साथ काम कर अगर हम सब मिलके करेंगे तो हमारे सब मानव के प्रति में प्रेम होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में विविधता है। हमारे देश में भाषा अलग है, मानने धर्म को मानने वाले के लिए समाज की संरचना अलग है। लेकिन हम कल्पना करते हैं कुंभ के मेले के समय, जब कुंभ के मेले में जाते हैं तो न वहां कोई जाति होती है, न कोई ऊंच नीच होती है। केवल एक मन में भाव जो हमारी संस्कृति के प्रति रहता है वो हमको ले जाता है और सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ के, हमारे ऊंच नीच के भाव को छोड़ के पूरे देश का एक विशाल स्वरूप हम सबको दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को किसी न किसी के साथ, किसी एक संस्कृति के साथ जुड़ेंगे। और जब हम एक राष्ट्र में एक संस्कृति के प्रति आदर भाव रखेंगे तो हम सबकी विचारधारा एक होगी। जब सबकी विचारधारा एक होगी तो हमारे में भाईचारा बढ़ेगा, हमारे में प्रेम बढ़ेगा, हमारे में सौहार्द बढ़ेगा। और जब ये सारी चीजें होंगी और हम बंधुत्व की भावना, जो हमारी संस्कृति है कि पूरा विश्व एक है, वसुधैव कुटुंबकम, सबके प्रति, मानव के प्रति संवेदनाएं होंगी,
तो निश्चित तौर पे हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, हमारे में एक अच्छे गुण आएंगे और हम सबसे मिलकर राष्ट्र बना है तो राष्ट्र की एक संस्कृति को बलवित और पोषित करते हुए हम राष्ट्र को तरक्की के शिखर पर ले जाएंगे। तो इन सारी बातों का विचार आज अगर हम देखें, मैंने पहले जिक्र किया कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण को लेकर चिंतित है। उसका सबसे बड़ा कारण कि दुनिया में सबने विकास, आर्थिक प्रगति इसको ही आधार माना, बाकी प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं की। प्रकृति का अंधाधुंध दोहन आज दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रही है और आज उसके बाद दुनिया चिंतित है और कोई समाधान नहीं है, क्योंकि हमारी सोच, हमारी आर्थिक जरूरतों के लिए ज्यादा है, इसलिए आज उसका समाधान भी नहीं मिल रहा। वही अगर आप हमारी संस्कृति देखेंगे, हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने, हमारे विचारकों ने प्रकृति के साथ हम लोगों को जीना सिखाया। हम जिससे जो भी प्राप्त करते हैं उसको हमने देवतुल्य माना। गाय से दूध लेते हैं, उसको हमने माता माना। सूर्य से रोशनी लेते हैं, उसको देवता माना। तो प्रकृति के साथ रहना, उसका संरक्षण करना और जितनी जरूरत है उसका उपयोग करना, ये हमारी संस्कृति। और हमारी संस्कृति के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो दुनिया में जो आज परेशानियां हैं, वो परेशानियां आज हमारे देश में भी दिखाई देती हैं। तो एक समग्र चिंतन इस देश के बारे में, उनकी आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। 60 साल पहले उन्होंने इस बात की कल्पना की और न केवल कल्पना की, उसके समाधान के लिए उन्होंने कई सुझाव भी दिए। लेकिन आज देखिए, आजादी के बाद 60 साल के बाद भी क्या हम हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसको, अर्थव्यवस्था को ना आगे बढ़ा पाए, ना संस्कृति को पलवित और पोषित कर पाए। केवल प्राथमिकता तय नहीं होने से, सोच नहीं रहने से देश का विकास नहीं हुआ, परेशानियां देश में आई। तो वास्तव में आज दुनिया में जरूरत है कि एक संस्कृति के साथ जीने की, प्रकृति को समझने की, भविष्य की चुनौतियों की, और उसके हिसाब से एक दुनिया की नीति बने। और वो केवल जब ही संभव है जब हम समग्र दृष्टि से उसका चिंतन करें। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमको चिंतन करने की जरूरत भी नहीं है। 60 वर्ष पूर्व ये सारा चिंतन, सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, प्रकृति को समझने के बाद, पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन, इनमें सारी जो भविष्य में हो सकता है उस बातों का जिक्र भी किया था, समाधान भी दिया था। तो आज ये दुनिया को अगर कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो पंडित दीनदयाल जी की जो विचार एकात्म मानव दर्शन, वही कर सकता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस दर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर हम जितना उनकी सोच, उनके विचार को हमको तो आत्मसात करना ही है, दुनिया के सामने ले जाएंगे, उस दिशा में काम करेंगे। हमारी सरकारें कर भी रही हैं, निजी तौर पे भी करना चाहिए, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी का बहुत ही स्पष्ट मत कि सरकारें नीति बना सकती है,
सरकार कभी सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकती, जीवन स्तर नहीं उठा सकती। सरकारें सुविधा दे सकती हैं, जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाना ये हम सबका व्यक्तिगत रूप से भी काम है, क्योंकि हम राष्ट्र हैं, राष्ट्र हमसे है, हमसे मिलकर राष्ट्र बना है। तो जरूरत है इन सारी विचारधाराओं को आत्मसात करने की, और हम सब इसी विचारधारा के आगे उनकी जयंती के अवसर पर हम जितना उसके हिसाब से काम करेंगे, मैं ये मानता हूं कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे विचारक मिले और उनकी विचारधारा को आत्मसात करते हुए हम हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, और निरंतर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ते हुए हम अपना सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाते रहें। यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।